कल हम लोगों ने बात की थी और बात यहां तक पहुंच गई थी कि सेशन न्यायाधीश ने पुनरीक्षण करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उसे सूचना मिली थी और सूचना किसी विशेष स्रोत से मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो 397 की भाषा है वो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष सोर्स से सूचना का मिलना अपेक्षित नहीं करती है। इवन उन्हें अगर खुद भी पता लगेगा, और खुद भी पता लगने का जो माध्यम है वो कोई हो, अखबार हो, कोई बता रहा हो, किसी ने लिखित रूप से आवेदन प्रस्तुत किया हो, कोई माध्यम, अगर उन्हें इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि नीचे यानी अवर न्यायालयों में, और अवर न्यायालय इस परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएगा आपको बताया गया कि उच्च न्यायालय इसकी स्थानीय अधिकारिता में जितने दंड न्यायालय फंक्शन कर रहे होंगे, जिसमें इंक्लूडिंग सेशन कोर्ट, वो सब उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की अधिकारिता के अधीन होंगे। आप इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं करेंगे कि सेशन कोर्ट और उच्च न्यायालय की चूंकि पुनरीक्षण की शक्तियां ये एक बराबर है, इसलिए उच्च न्यायालय की जो रिविजनल पावर्स हैं इनके अंतर्गत सेशन कोर्ट नहीं आएगा। इस ढंग का इंटरप्रिटेशन मान्य नहीं है। और क्यों मान्य नहीं है इसका भी कारण आपको बताया गया, क्योंकि विधि का अर्थान्वयन उसके उद्देश्य के अनुसार किए जाने की परंपरा है। और रिविजनल जुडिक्शन हमने इसलिए रखा ताकि अन्याय और गलती इसकी जो संभावना है इसको न्यूनतम किया जा सके, मिटाया जा सके। ये सिर्फ हमारा प्रयास हो सकता है, अन्यथा मिटता दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये विज्ञान की भी खोज है और ये हमारे अनुभव की भी खोज है कि मिटता कुछ भी नहीं। हाँ, गलतियों की संभावना न्यूनतम ये की जा सकती है, इसलिए इंटरप्रिटेशन यही आएगा कि उच्च न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर जितने दंड न्यायालय काम कर रहे हैं वे सब अवर न्यायालय इस शब्द के अंतर्गत मान लिए जाएंगे, और सेशन कोर्ट उसकी स्थानीय अधिकारिता में जितने दंड न्यायालय काम कर रहे हैं वे सब भी उसकी पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के प्रयोग के लिए अवर न्यायालय माने जाएंगे। इसको स्पष्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कि कोई गड़बड़ न हो जाए, कि आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो प्रशासनिक तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं उन्हें भूल से आप सेशन कोर्ट की पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के बाहर न समझ लें। स्पष्टीकरण के माध्यम से आपको यह बताया गया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी सेशन कोर्ट की पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के अंतर्गत होंगे, यह आपको बताया गया। और मोटे में एक टेस्ट डेवलप कर दिया गया कि अगर पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के लिए आपको अवर न्यायालय की पहचान करनी है तो आप ये देखिए कि अगर अवर न्यायालय ने कुछ डिसाइड किया होता या अवर न्यायालय के कुछ डिसाइड किए हुए से कोई अपीलीय अधिकारिता पैदा होती है तो अपील किस न्यायालय को जा रही है? ठीक है, जिस भी न्यायालय में जा रही है वो अवर न्यायालय माना जाएगा उस न्यायालय का जिसको अपील जा रही है। ये टेस्ट लेट डाउन हुआ था और आपने सेशन कोर्ट के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष जो विकल्प चुने हैं, जो विकल्प चुने मीनिंग देयर बाय आप या तो सेशन कोर्ट के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं या वे स्वतः जानकारी आने पर कि उनके अधीनस्थ अवर न्यायालयों में जो कार्यवाहियां चल रही हैं वे शुद्ध हैं, वैध हैं, औचित्यपूर्ण हैं और नियमित ढंग से चलाई जा रही हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिए उसके अभिलेख मंगा सकते।
सिर्फ अभिलेख मंगाने तक 397 या 438 मदद करता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद आगे के सेक्शन आपकी मदद करना शुरू करते हैं, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि पढ़ने की सुविधा, इसके मद्देनजर जो सीआरपीसी के पैराज इनके, ठीक है, इनको एक संख्यांक लगाकर एक पैरा को दूसरे पैरा से अलग कर दिया और आप एक पैरा को धारा इस नाम से जानने लगे। अन्यथा पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पूरी सीआरपीसी एक, उसे धाराओं में डिवाइड नहीं कर सकते और पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक सब कुछ काम का है। तो आपने अभिलेख मंगा लिया, तो अभिलेख इसलिए नहीं मंगाया कि मंगाना था इसलिए मंगा लिया, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभिलेख मंगाने के पीछे जो उद्देश्य है, इंफॉर्मेशन जो मिली थी शुद्धता, वैधता, औचित्य और कार्रवाइयों की नियमितता के संबंध में, उस इंफॉर्मेशन की सत्यता की जांच करना। अब आपने सत्यता की जांच की और आपने पाया कि इंफॉर्मेशन गलत है, जो हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने आगे कुछ भी न करने का निर्णय ले लिया और आपने पाया कि इंफॉर्मेशन ठीक है, तब आप आगे कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे। और क्या कार्रवाई करेंगे वो आगे की धारा। और आपको कब यह निर्णय लेना चाहिए कि इंफॉर्मेशन ठीक है और कब यह निर्णय लेना चाहिए कि इंफॉर्मेशन गलत है, इस पॉइंट पर भी मार्गदर्शक सिद्धांत ये बताए गए थे। और इस पॉइंट पर जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो ये कि पुनरीक्षण संबंधी न्यायालय, इसकी अधिकारिता सीमित है। और क्यों सीमित है? इसलिए क्योंकि उस सिचुएशन में अपील प्रोवाइड नहीं की है। इसका मतलब विधायिका की मंशा जल्दी जल्दी उस डिसीजन का रिव्यू कराने की नहीं है, जब तक कि कोई ग्लेरिंग मिस्टेक, कोई बहुत बड़ी गलती ये ना हो जाए। क्योंकि गलती पर भी अगर डिसीजन को न बदलने की मंशा विधायिका की रही होती तो फिर रिवीजन होता ही नहीं। रिवीजन है, लेकिन उस दशा में जब अपील न हो तो हर बात का कोई अर्थ है, हर बात के पीछे कोई तर्क है, हर बात के पीछे कोई सिद्धांत है। तो उसका कारण ही है कि आप आसानी से लोअर कोर्ट का डिसीजन नहीं बदलेंगे। और इस बात को सामान्य भाषा में जो लोगों के सामने रखा गया है वो किस भाषा में, कि रिवीजन कोर्ट की ताकत सीमित है, उसे यह निर्णय लेते समय कि हम रिवीजनल पावर्स का प्रयोग करेंगे, यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि अगर अवर न्यायालय ने विधि सम्मत दो विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव किया है, विधि सम्मत दो विकल्प थे और एक विकल्प ज्यादा एप्रोप्रिएट था सिचुएशन को देखते हुए, दूसरा उतना एप्रोप्रिएट नहीं था, लेकिन उसने दूसरे का चुनाव किया जो उतना एप्रोप्रिएट नहीं था लेकिन था विधिक। तो पुनरीक्षण न्यायालय कुछ नहीं करेगा, पुनरीक्षण न्यायालय यह मानेगा कि अवर न्यायालय की कार्यवाही शुद्ध है, वैध है, औचित्यपूर्ण है और नियमित ढंग से चलाई गई और रिवीजन रिजेक्ट होगा। जबकि अपील होती तो स्थिति अलग होती, ठीक है। लेकिन पुनरीक्षण है, लीगलिटी देखी जाएगी, शुद्धता देखी जाएगी। तो लीगल ऑर्डर है ये मानना पड़ेगा, इलीगल तो नहीं है। इस स्थिति को हम अक्सर स्पष्ट किया करते हैं,
एक उदाहरण से कि मानिए किसी को सांप ने काट लिया, डॉक्टर के पास आया है, स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि अगर बिना टेस्टिंग के एंटीवेनम दे दिया जाए और गलत एंटीवेनम हुआ तो भी मृत्यु होगी। लेकिन अगर टेस्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि सांप अलग अलग है और सारे सांपों के एंटीवेनम अलग अलग है, अगर आपने बिना टेस्ट के एंटीवेनम दे दिया तो वो भी जहरी है, तो हो सकता है एंटीवेनम से मौत हो जाए। लेकिन जब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि एंटीवेनम की स्मॉल डोज देकर शरीर पर उत्पन्न प्रभावों के माध्यम से जो वेनम का प्रभाव है उसकी जांच का समय नहीं बचा, तो डॉक्टर के द्वारा अंदाजा लगाया जाना, क्योंकि एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस नाम की चीज भी होती है, एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, सिद्धांत अलग बात है, लेकिन एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये भी है। उसने 20 मरीजों को डील किया है, उसने देखा कि ये जो लक्षण पैदा हो रहे हैं ये अमुक सांप के काटने से ही उत्पन्न होते हैं, या इनमें से अधिकांश अमुक सांप के काटने से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि ऐसे ही लक्षण अमुक सांप के काटने से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो अमुक सांप साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका का एक सपेरा एरोप्लेन में बैठ के आ रहा हो और वही सांप छूट गया हो और उसने यहां काट लिया हो, यह भी संभव है। लेकिन यह इतना एक्सेप्शनल है कि यह अंदाजा लगाना कि नहीं, हिंदुस्तान में पाए जाने वाले उस सांप ने जो ये लक्षण पैदा करता है ने ही इसे काटा है, इसे गलत नहीं कह सकते। और उसने एंटीवेनम दे दिया और उसी से मौत हो गई। जबकि टेस्ट करता तो हो सकता है बच भी जाता है, लेकिन इस डॉक्टर के कृत्य को गलत नहीं कह सकते। उसे 2 विकल्प उपलब्ध थे, एक एंटीवेनम से चेक करता और फिर देता, और दूसरा अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस का उपयोग करता। उसने यही किया, तो गलत क्या किया? ये ठीक है कि परिणाम दुर्भाग्यशाली रहे, लेकिन परिणामों के आधार पर कृत्य का आंकलन ये नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम तो पीछे उत्पन्न होता है, कृत्य पहले होता है। तो कृत्य करते समय कर्ता का आशय क्या था, कर्ता का दायित्व उसके आशय के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, न कि कृत्य के परिणाम के आधार पर। ये होने नहीं चाहिए। इसलिए कानून कभी भी परिणाम के आधार पर कर्ता के दायित्व की कल्पना करता ही नहीं। वो हमेशा और हमेशा कर्ता का दायित्व उसकी मंशा कृत्य करने से पहले क्या रही, इस पर दायित्व का निर्धारण यह करता है। और इसीलिए आईपीसी में ऐसे सिद्धांत आप पढ़ते हैं, क्या दुराशय अपराध का आवश्यक तत्व है, तो केवल कुछ मामलों को छोड़कर जो मामले ऐसे हैं कि उनसे उत्पन्न होने वाले बुरे प्रभावों के आकलन के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। वो पहले से ही पता है कि बुरे परिणाम उत्पन्न करेगा ही, उनको छोड़कर सारे अपराधों का आवश्यक तत्व दुराशय है। और यही स्थिति अपकृत्य के साथ भी है। ठीक है, तो आपने न्यायालय के तौर पर अवर न्यायालय की जो कार्यवाहियां हैं उनके संबंध में रिविजनल ताकत का उपयोग करने का निर्णय ले लिया। और वो निर्णय कब लेंगे, इसके संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत ये कि अगर निचले न्यायालय ने जो किया वो भी कानूनन उपलब्ध विकल्प था, यद्यपि उससे बेहतर विकल्प भी मौजूद थे, तो भी अवर न्यायालय को गलत नहीं कहा जा सकता। आप ऐसी दशा में रिविजनल ताकत के उपयोग का निर्णय न लें। लेकिन स्थिति इससे डिफर है और आपने रिविजनल ताकत के उपयोग का निर्णय ले लिया। अब फिर
दो विकल्प पैदा हो गए। दो विकल्प कहें या एक विकल्प कहें, एक ही विकल्प कहें तो ज्यादा ठीक। आपने निर्णय ले लिया कि हम रिविजनल ताकत का उपयोग करेंगे, तो आपकी रिविजनल ताकतें क्या है जिनका उपयोग आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी चर्चा 399 या आपका 439 से लेकर के आगे के सेक्शंस में होगी। बीच का जो सेक्शन है 398 या आपकी कौन सा 439 हम बोल गए, ठीक है। 439 में तो वो है, यानी रिविजनल ताकत का उपयोग करने का जब आप निर्णय लेंगे तो 440 बीएनएसएस से लेकर के आगे बात चलेगी, और सीआरपीसी की बात करेंगे तो 401 से लेकर आगे की बात चलेगी। जब आप रिविजनल ताकत के उपयोग का निर्णय ले लेंगे तो 398 या जो 439 है, इसमें भी ताकत का उपयोग हो सकता है, लेकिन वो उपयोग सिर्फ दो सिचुएशंस में है, जबकि किसी को डिस्चार्ज किया गया है या फिर 203 में परिवाद को निरस्त किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा आप अतिरिक्त जांच किए जाने का निर्देश नहीं देंगे। यहां तक कल हम लोगों ने बात की थी। अब आपने रिविजनल ताकत का उपयोग करने का निर्णय लिया है और मामला 398 या 439 से शासित नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मामला ऐसा है जो इन दो सेक्शन से भिन्न स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, उसके संबंध में रिविजनल ताकत का उपयोग करना है, और सेशन कोर्ट के समक्ष आप रिविजनल ताकत का उपयोग करने के आवेदन के साथ उपस्थित हुए हैं। तो अब सेशन कोर्ट को ताकत होगी रिविजनल जुडिक्शन का उपयोग करने की, और जब वो रिविजनल जुडिक्शन का उपयोग करेगा तो क्या करेगा, ये दोनों बातें भी अधिकृत तौर पर बताए जाने की जरूरत है। अभी तक तो सिर्फ अभिलेख मंगाया था, और अभी तक तो दो सिचुएशंस थी तो अतिरिक्त जांच का निर्देश दे दिया था। अब अभिलेख आपका आ चुका है, आपने रिविजनल ताकत का उपयोग करने का निर्णय यह भी ले लिया, और इसके बाद आप जब रिविजनल ताकत का उपयोग करेंगे तो कर सकते हैं, यह भी तो कहीं लिखा होना चाहिए। अभी तक तो लिखा नहीं। और जब रिविजनल ताकत का उपयोग करेंगे आप, तब क्या करेंगे यह भी लिखना जरूरी है एज ए सेशन कोर्ट, क्योंकि यह तो आपराधिक विधि है। यहां अगर कुछ करने की ताकत आपको अभिव्यक्त रूप से नहीं मिली है तो फिर नहीं मिली है, अब कर कुछ नहीं सकते। इसलिए जरूरी यह हो जाता है कि अभिव्यक्त रूप से ये दोनों बातें किसी सेक्शन में लिखी जाए। लिखी गई सीआरपीसी में 399 और आपका जो बीएनएसएस है इसमें 440 कहता है सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां। और शक्तियां इस शब्द में दोनों बातें आ गई। हम कहें आपका खाना खाने की आपकी शक्तियां, इसका मतलब खाना खाने की ताकत आपको है, ये तो इनहेरेंट हो गया। अगर खाना खाने की ताकत आपको नहीं है तो फिर खाना खाने के समय आप किन शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे, इसका वर्णन निरर्थक है। ये तो फ्यूटाइल है, ये तो मतलब ही नहीं है इस बात का। तो इसलिए हर बात को कहना जरूरी नहीं है। वही बात हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कहेंगे कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन मानव अनुभव यह भी कहता है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। ठीक है, अगर मोर जंगल में नाचेगा तो उसके नाच की जो खूबसूरती है वो तो कोई देखेगा ही नहीं, और तब मोर का जो स्थान उसके सुंदर नृत्य के कारण हो सकता है वो तो होगा ही नहीं।
हम कहें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन साहब अपने विचार को प्रसारित करने के जो माध्यम है, अपनी अभिव्यक्ति को प्रसारित करने के जो माध्यम है, उनके उपयोग की स्वतंत्रता आपको नहीं है, तो आप अभिव्यक्ति करेंगे क्यों? हालांकि जो परम सिद्धावस्था को प्राप्त लोग हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति को इसलिए नहीं करते कि कोई उनकी अभिव्यक्ति सुने ही, वो इसलिए नहीं करते। वो तो अपनी अभिव्यक्ति अपने आनंद के लिए करते हैं, लोग सुनते हैं उनकी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो है, वो अपनी अभिव्यक्ति इसीलिए करता है कि उसे लोग सुने और दाद दें। एक सामान्य व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकता अगर उसे दाद न मिले। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रोलिंग वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, क्योंकि हमने कुछ कहा और हमें पता है कि आप हमें गालियां देना शुरू कर देंगे, तो हम कहेंगे ही नहीं। ठीक है, आप देखेंगे बड़े बड़े कवि मंच से कहते ताली बजाइए, क्योंकि आपकी ताली उन्हें उनके अहंकार को संतुष्ट करती है और वो और अभिव्यक्त करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन आपको कोई महात्मा, कोई संत जो वाकई महात्मा और संत है, वो ये कहता नहीं मिलेगा। उल्टा कहेगा कि बैठना हो तो बैठो, नहीं तो चलते फिरते नजर आओ, भाग जाओ यहां से, मत बैठो। क्योंकि वो जो बोल रहा है वो कल्याणकारी है। ठीक है, वो जो कह रहा है, वो जो सुनेगा उसका कल्याण होगा, तो वो तो सुनाने की कोई जल्दी नहीं है। जो कल्याण चाहेगा बैठेगा, और नहीं चाहेगा तो हमने कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी। आपका मन हो बैठो, न मन हो मत बैठो, और कभी कहेगा ना ताली बजाइए। ठीक है, तो अभिव्यक्ति ये निरर्थक है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। और कानून किसके लिए बनता है? सामान्य व्यक्ति के लिए। सामान्य व्यक्ति का जो आचरण है, इसी को विनियमित करने के लिए दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता है। एक का नाम है कानून, दूसरे का नाम है नैतिकता। ठीक है, ये दोनों उपकरण आदमी के आचरण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होते हैं। और आदमी का मतलब होता है सामान्य आदमी, और जो सिद्ध और संत है और जो पागल है, ये दोनों आदमी नहीं है। एक आदमी से कुछ ऊपर है और एक आदमी से कुछ नीचे है, आदमी दोनों नहीं है। लेकिन नैतिकता और कानून ये आदमी के लिए है। और इसीलिए आप देखेंगे कि नैतिक व्यक्ति ये भी सुखी नहीं होता, क्योंकि नैतिक व्यक्ति भी अंततः आदमी होता है। ठीक है, नैतिक व्यक्ति ये ऊपर ऊपर आदमी होता है और अंदर अंदर आदमी नहीं होता, दुष्ट होता है। ये बात सुनना बड़ी खराब लगेगी, ठीक है, लेकिन इसे भी अनुभव किया जा सकता है। आप देखें समाज में सब नैतिकता की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते मिलेंगे और अकेले में नितांत अनैतिक। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ अकेले में अपने स्वभाव के मुताबिक जी रहे हैं और समाज में लोगों के मुताबिक जी रहे हैं, तो लोगों की प्रशंसा प्राप्त हो इसके लिए अपने स्वभाव का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इन अर्थों में यह नैतिक आदमी उस आदमी से अधिक धूर्त है जो भीतर बाहर एक जैसा है। इसीलिए हम कई बार कहा भी करते हैं, ये जो सो कॉल्ड नैतिक हैं, इनसे अपनी नहीं बनती। हमें दुष्ट पसंद है, लेकिन ये फर्जी ढंग का संत पसंद नहीं है। नैतिक फर्जी ढंग का संत है।
लेकिन समाज में इसकी मान्यता, क्योंकि समाज की व्यवस्था इसके आचरण से ठीक चलती रहती है। लेकिन ये आदमी ठीक नहीं होता, ये आदमी ठीक नहीं होता। आदमी ठीक या तो संत है और या दुष्ट में ठीक होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि संत भी बाहर भीतर एक सा है और ये दुष्ट भी बाहर भीतर एक सा है, दोनों एक सा। इसलिए वो ज्यादा ठीक है बनिस्बत इस नैतिक के। और आप देखें समाज में जितने ये नैतिक हैं, इन्होंने ज्यादा अनैतिकता फैला रखी है। इतनी नैतिक बहुत ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसकी जो नैतिकता है, इसकी जो नैतिकता के प्रति या इसकी जो अच्छाई के प्रति निष्ठा है, वो इसके व्यक्तित्व का भाग है, इसकी आत्मा का भाग नहीं है। इसकी अच्छाई के प्रति निष्ठा व्यक्तिगत है, आत्मगत नहीं है। ठीक है, और जब तक आत्मगत ना होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आपसे कहा गया कि सेशन न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्तियां, इसका मतलब सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्तियां हैं और वह उनका प्रयोग कर सकता है। अधिकृत रूप से ये दोनों बातें यहीं लिखी और हम सेक्शन को पढ़ेंगे तो देखें क्या कहता है। ऐसी किसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख सेशन न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है, सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया है, वह उन सभी यकीनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग धारा 442 की उपधारा 1 के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है। यानी जो पावर्स होंगी सेशन कोर्ट की और हाई कोर्ट की रिवीजन के मामलों में, वो एक बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि कहा कि सेशन कोर्ट भी उन्हीं ताकतों का उपयोग उस अभिलेख के संबंध में कर सकता है जो उसने स्वयं मंगवाया है, जो अंतर्गत धारा 442 उच्च न्यायालय कर सकता है। इसका मतलब यह हो गया कि एक लाइन में न सिर्फ सेशन कोर्ट की रिविजनल पावर्स बताई गई, बल्कि वे रिविजनल पावर्स उच्च न्यायालय के बराबर भी कर दी गई। क्योंकि अगर दोनों में कोई अंतर रहेगा तो फिर दोनों न्यायालयों को रिवीजन की ताकत है यह कहना अनुचित हो जाएगा, यह न्याय संगत नहीं बचेगा। यह बात, यह सेंटेंस न्याय संगत और उचित उसी दशा में है जब दोनों की शक्तियां भी रिवीजन के मामले में एक जैसी रहें। और इसीलिए यहां लिखा गया कि जब आपने अभिलेख मंगा लिया तो आप उन सब शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा रिवीजन के मामलों में की जा सकती हैं। अब उच्च न्यायालय द्वारा रिवीजन में कौन सी शक्तियों का प्रयोग होगा, ये धारा 442 या धारा आगे सीआरपीसी के हिसाब से 401 या 402 होगी, उसे जब हम लोग 401 होगी संभवतः, उसे जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो यहां इस सेक्शन में सेशन कोर्ट की रिवीजन की ताकत और रिवीजन करने के दौरान जिन शक्तियों का उपयोग उसके द्वारा किया जाएगा, दोनों की चर्चा हो गई। ठीक है ना। और कहां, फर्स्ट पैरा में ही आगे क्या कहता है, कहता है जहां सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्रवाई उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई है, वहां धारा 442 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4 और उपधारा 5 के उपबंध है। जहां तक हो सके ऐसी कार्रवाई को लागू होंगे और उक्त उपधाराओं में उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे सेशन न्यायाधीश के प्रति निर्देश है। जो हम लोग देखेंगे अगर वहां जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि उच्च न्यायालय जब रिवीजन कर रहा होगा तो वो उन सब शक्तियों का प्रयोग करेगा जो धारा 389, 390, 391, ये सीआरपीसी की बोल रहा हूं, यानी अपील के दौरान जमानत देने की शक्ति, अपील के दौरान जो दोष मुक्त व्यक्ति उसे गिरफ्तार करा लेने की शक्ति, ठीक है, उसे जमानत मांगने की शक्ति, अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति, क्षमादान करने की शक्ति, इन सारी शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय कर सकता है। तो ऊपर से ही काम चल सकता है, लेकिन ये शक्तियां चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभिव्यक्त रूप से जहां पर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां हैं पुनरीक्षण की, वहां इनका उल्लेख एक बार और कर दिया गया। और इसीलिए
हमने कहा था ये इस बात का सबूत है कि अभिलेख मंगाते ही उच्च न्यायालय ने रिवीजन की ताकत का उपयोग करने का निर्णय ले लिया है, ये सोचा नहीं जा सकता। क्योंकि इसीलिए अभिलेख मंगाने की शक्ति जहां दी थी वहां भी कहा था कि यदि अभियुक्त तो परिरोध में है तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकेगा, और यहां दोबारा वो शक्ति देने की आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि यह हो सकता है कि अभिलेख की परीक्षा करने में जो समय लगे उस बीच अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित हो, और बाद में पता यह लगे कि हम रिवीजन की ताकत का उपयोग करेंगे, और जब उपयोग करने का निर्णय ले लेंगे तो वो शक्ति व्यर्थ हो जाएगी जो अभिलेख की परीक्षा के दौरान अभियुक्त को मुक्त करने के संबंध में रिवीजनल कोर्ट को दी गई थी। अब तो आपने आगे की कार्यवाही का निर्णय ले लिया, तो अब आप जमानत पर उस सेक्शन के मुताबिक अभियुक्त को कैसे छोड़ेंगे? और यह बड़ा हास्यास्पद लगेगा कि जब हम अभिलेख की परीक्षा कर रहे थे तब तो उसे जमानत पर छोड़ दे, और जब वाकई हम रिवीजनल ताकत का उपयोग कर रहे हैं तो न छोड़ें। इसलिए पुनः यह शक्ति यहां दी गई है हाईकोर्ट को भी और उच्च न्यायालय को भी। हाईकोर्ट की ताकत आगे देख लेंगे, यहां फिलहाल ये ताकत आ गई, ठीक है ना। क्योंकि 442 की उपधारा 3, 4, 5 जब हम लोग पढ़ेंगे तो यही ताकतें मिलेंगी वहां, ठीक है ना। कहता है जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा, उस व्यक्ति के संबंध में। और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप में और कार्यवाही उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी, ठीक है ना, पुनरीक्षण के रूप में। दूसरी सेकंड पिटीशन, ना तो हाईकोर्ट में या अन्य कोई भी न्यायालय कहीं अगर पिटीशन हो सकती होगी रिवीजन के तौर पर, तो वहां भी ग्रहण नहीं की जाएगी उस व्यक्ति की प्रेरणा पर जिस व्यक्ति ने एक बार रिवीजन करवा लिया है अपने मामले का, लेकिन उसी मामले में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पुनरीक्षण की कार्यवाही ये नहीं कराई जा सकेगी, ये बात नहीं है। और एक चीज जो कल छूट गई, जो प्रासंगिक है, यहीं पर समझ लेना जरूरी है, अंतर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध रिवीजन नहीं होता, ये सही है। लेकिन अगर अंतर्वर्ती आदेश से कोई तीसरा पक्ष प्रभावित हो रहा है जिसे अपील का अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि वो तीसरा पक्ष है, तो अंतर्वर्ती आदेश से भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के संबंध में वो अंतर्वर्ती नहीं है, उस व्यक्ति के संबंध में तो वो फाइनल है, ठीक है ना। अंतर्वर्ती आदेश हुआ कि साहब मकान का कब्जा इन्हें दे दिया जाए, 145 की कार्रवाई चल रही, और मकान तो मेरा है, ना तुम्हारा है ना इनका है, ठीक है। तो अंतर्वर्ती आदेश से अंतिम रूप से तो प्रभावित हम होंगे और हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे संबंध में यह आदेश अंतर्वर्ती नहीं है, तो थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर अगर प्रभावित होता है अंतर्वर्ती आदेश से, तो चूंकि अंतर्वर्ती आदेश से जो थर्ड पार्टी प्रभावित होगी उसके पास राइट टू अपील होगा ही नहीं, इसलिए उसके संबंध में अंतर्वर्ती आदेश के बाबत रिवीजन के विकल्प खुले रहेंगे और वो कर सकेगा। लेकिन जो प्रभावित व्यक्ति हैं वे अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध रिवीजन नहीं करेंगे, और उनमें से कोई एक अगर अपने मामले का रिवीजन करा लेगा तो फिर उसी व्यक्ति की प्रेरणा पर सेकंड पिटीशन नहीं आएगी, लेकिन उसी मामले में हित रखने वाले अन्य व्यक्तियों के, ठीक है, निवेदन पर रिवीजन पिटीशन ग्राह्य होगी। उसकी ग्राह्यता पर कोई प्रतिबंध यहां नहीं हुआ, यह सेशन न्यायाधीश की ताकत है। और अब अपर सेशन न्यायाधीश की, क्योंकि अपर सेशन न्यायाधीश की न्यायिक ताकतें बिल्कुल सेशन न्यायाधीश के बराबर है, तो अपर सेशन न्यायाधीश को भी यही ताकतें रिवीजन की हासिल हो जाएंगी। लेकिन चूंकि ये क्रिमिनल लॉ है इसलिए अभिव्यक्त रूप से इसे उल्लिखित किया जाना जरूरी है, इसीलिए किया जा रहा है। पहले ये 401 में उल्लिखित था, अब 441 में उल्लिखित है। क्या कहता है? अपर सेशन न्यायाधीश
को किसी ऐसे मामले के बारे में जो सेशन न्यायाधीश के किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा या अधीन उसे अंतरित किया जाता है, सेशन न्यायाधीश की इस अध्याय के अधीन सब शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग कर सकेगा। क्योंकि अपर सेशन न्यायाधीश को सीधे कोई चीज पहुंचती नहीं। सेशन न्यायाधीश अपने विशेष या सामान्य आदेश से जो मामले उनको दे देंगे, उनका जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स होंगे सबका रिवीजन ऐसे फर्स्ट करेंगे, ठीक है, वहीं जाएंगे। सामान्य आदेश उन्होंने कर दिया और विशेष आदेश ये वाला ये सुनेंगे, विशेष आदेश है, और जब पहुंचेगा तो वे सेशन न्यायाधीश की समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। तो ये आपका इनकी ताकतें सेशन न्यायाधीश की हुई। और इसके बाद उच्च न्यायालय की जो पुनरीक्षण की शक्तियां हैं वो 442 देखिए क्या कहता है, ऐसी किसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया, इसका मतलब सुमोटो भी मंगवा सकते हैं, और अभिलेख का मंगाया जाना ये स्वयं में इस बात को तय नहीं करता कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग न्यायालय द्वारा किया ही जाएगा, क्योंकि वहां सिर्फ इतना कहा कि अभिलेख की परीक्षा करेगा, और पुनरीक्षण की शक्तियों का उपयोग करने के लिए जब वो निर्णय कर लेंगे तो जिन शक्तियों का प्रयोग करेंगे वो अगली धारा में लिखे गए हैं। इससे विधायी मंशा एकदम क्लियर हो जाती है कि अगर सिर्फ अभिलेख मंगाया गया है तो इससे आपका दावा यह नहीं है कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग वो करेंगे ही, लेकिन ये सारी ताकतों का उपयोग चूंकि एक प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है, इसलिए अलग अलग विश्लेषण करने में अगर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको ये सारी स्थितियां अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। बस बात इतनी है, क्योंकि आप कचहरियों में या कोर्ट्स में जब इन शक्तियों का प्रयोग होते देखते हैं तो अकादमिक रूप से एकेडमिकली ये तय कर पाना कठिन होता है अगर आप बुद्धि का प्रयोग न करें कि उन्होंने इनफैक्ट क्या किया है। उन्होंने अभिलेख मंगाया और रिवीजन रिजेक्ट हो गया, आप समझते हैं कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने रिजेक्ट किया। नो, उन्होंने अवर न्यायालय के आदेश में कोई गलती ही नहीं पाई इसलिए रिजेक्ट किया। आगे तो बात ही नहीं गई है, बात सिर्फ 397 तक ही रही है, उससे आगे तो बात ही नहीं बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने लिखा कि अवर न्यायालय के आदेश में कोई गलती नहीं है। जब वही नहीं तो बात ही खत्म हो गई, वो तो वहीं तय हुआ है। जब आपका रिवीजन अलाउ होता है तब बात आगे गई है, ये तय हुआ है। और अगर आप सेशन कोर्ट में तो उसने 399 की शक्ति का प्रयोग किया, या उच्च न्यायालय में तो उसने 401 की शक्ति का प्रयोग किया, जो 402 की शक्ति का प्रयोग किया, जो भी स्थिति। लेकिन अगर उसने रिजेक्ट किया है तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये सब एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, इसलिए स्टेजेस को अलग अलग समझ पाना ये कठिन हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो भी सिद्धांत नहीं आने वाला, एक समन्वय है। बिना प्रैक्टिकल के सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, ये सही है, लेकिन केवल प्रैक्टिकल देखने से भी सिद्धांत नहीं आएगा। और केवल प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो भ्रम पैदा होगा कि शायद सिद्धांत का कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि यह बात स्वयं में मूर्खतापूर्ण है कि अगर कोई प्रयोग है और वो प्रयोग लगातार एक ही ढंग से चल रहा है तो डेफिनेटली कोई सिद्धांत है जो उस प्रयोग को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन इसमें चूंकि मूर्खता स्वयं की ही दर्शित होती है, इसलिए आप ये आत्मदर्शन या अंतर्दर्शन करना ही नहीं चाहते, और सिर्फ एक लाइन बोलकर कि जो लिखा है वो चलता नहीं। आप अपने कर्तव्य की इतिश्री
कानून के क्षेत्रों में कर लेते हैं, जबकि जो लिखा है वही चलता है और आपको दोनों के बीच समन्वय बिठाना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। आपको बड़े भ्रम रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि आप नैतिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, जबकि नैतिक व्यक्ति फ्रॉडियर है, ठीक है। यह व्यक्ति कतई अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनैतिक, कम से कम अनैतिक दिखता तो है, जो भीतर बाहर एक जैसा है, और नैतिक तो पाखंडी है। इसका अर्थ यह नहीं आप अनैतिक हो जाए कल से, ठीक है, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ यह कि आप धार्मिक हो जाएं या सिद्ध हो जाएं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति बाहर भीतर एक सा है, लेकिन धर्म तो आपने छोड़ ही दिया है। वो तो छोड़ने के लिए आपसे कहा गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का अजीब सा अर्थ बता दिया गया। जिस अर्थ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ उस अर्थ में तो होना ही चाहिए, उस अर्थ में तो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को होना ही चाहिए, लेकिन वो अर्थ दूसरा है। वो अर्थ पूजा पद्धति के संबंध में है, वो अर्थ जीवन मूल्यों के संबंध में नहीं है, ठीक है। तो जीवन मूल्यों के संबंध में, जीवन जीने के ढंग के संबंध में ये नैतिक व्यक्ति अधिक फ्रॉडियर है। ये सिर्फ मॉर्निंग सर आपको इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे अपेक्षा है कि आप सर नहीं पैर साबित होंगे, और इसके मॉर्निंग सर कहते ही आप इसे नंबर दे देंगे, इसलिए कह रहा है, बाकी ये कुछ नहीं। बाकी ये 2 पैसे भर आपका सम्मान नहीं करता है, ठीक है ना। ये मॉर्निंग सर इस अपेक्षा में कर रहा है कि आप सर नहीं पैर साबित होंगे। जैसे सर के पास अकल होती है ना, पैर के पास अकल नहीं होती, तो इसकी अपेक्षा यह है कि आप सर नहीं पैर साबित होंगे और इसके हितों को साधने के लिए साधन बन जाएंगे, इसमें यह कर रहा है। अदरवाइज कल ये आपको पहचानेगा भी नहीं, और अनैतिक आपको गालियां दे रहा है, ठीक है। तो अनैतिक, आप ये भी तो सोचे, वाल्मीकि जो कि डाकू थे वही संत क्यों हो पाए? अंगुलीमाल जो डाकू था वही संत क्यों हो पाया? कोई नैतिक संत क्यों नहीं हो गया? जरा इतिहास के उदाहरणों पर दृष्टि डालें तो संत कौन हुआ? जो पहले घोर अनैतिक था, मतलब डकैत था। परिवर्तन उसी में संभव है, क्योंकि वो दोनों जगह एक जैसा है, और धार्मिक भी दोनों जगह एक जैसा है। ये पाखंडी है बीच में, और हम सब नैतिक हैं। तो हम सब जरा अपनी स्थिति को देख लें। हाँ, ये ठीक है कि समाज को चलाने के लिए नैतिक काफी, क्योंकि ये डरता है, डरपोक होता है। नैतिक में शराब पीने की इच्छा नहीं है, खूब है, उसमें हर वो गलत काम करने की इच्छा है जो अनैतिक खुलकर कर रहा है। इसकी सारी नैतिकता, इसकी सारी अच्छाई व्यक्तिगत है, आत्मगत नहीं है। इसलिए ये व्यक्ति रहेगा समाज में सब कुछ करेगा, लेकिन समाज में अंततः बुराई ही रहेगी, वो अच्छा ही नहीं आ सकती। उसका कारण ही यही है। तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिलेख मंगा सकता है, ठीक है। उसने कहा कि ऐसी किसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है या जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है, ठीक है, वह धारा 427, धारा 430, धारा 431, धारा 432 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 344 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है। ये सारी शक्तियां वही हैं जो 389, 390, 391, ठीक है, 392, 307 सीआरपीसी में प्राप्त थी विभिन्न न्यायालयों को, और वो किससे थी? अपील न्यायालय द्वारा बेल दिए जाने की, दोष मुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करा लेने की, ठीक है ना, और पुनः जमानत पर छोड़ने की, अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने की, और जब न्यायाधीश विभाजित हो तब, ठीक है, सम संख्या में जब विभाजित हो तो मामले का निर्णय किए जाने की, और क्षमा
समाधान की शक्तियां, यही शक्तियां हैं इन धाराओं में, और उन सबका प्रयोग उच्च न्यायालय कर सकेगा जब रिवीजन करने के लिए उसने अभिलेख स्वयं मंगवाया है या किसी से जानकारी होने पर उसने अभिलेख मंगवाया है, और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग सेशन कोर्ट कर पाएगा। ये भी लिखा है, ये पीछे पढ़ के आए, क्योंकि सेशन कोर्ट उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस धारा में उच्च न्यायालय करेगा, और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग अपर सेशन न्यायाधीश करेगा। लेकिन अगर वो रिजेक्ट करता है तो बात ही खत्म हो जाएगी वहीं पर। ठीक है, असल में हम इतना विस्तार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें बहुत समस्या हुई है रिवीजन अपील को अलग अलग समझने में और इस कॉन्सेप्ट को समझने में कि आखिर ये अपील न्यायालय की शक्तियां जब रिवीजन करने वाले कोर्ट को होंगी तो अपील और रिवीजन में फिर फर्क क्या बचा। ये बात समझने में हमें बहुत समस्या हुई है, इन स्टेजेस को अलग अलग कर पाने में बहुत दिक्कत हुई, और लिखा उस दिन भी ये था जो आज इसमें लिखा है, लेकिन अनुभव अगर नहीं है तो लिखा दिखाई नहीं देता। और जब हम गए कचहरी और हमने प्रैक्टिकली सारी चीजों को देखा है और उस पर सिद्धांत को लागू करने की कोशिश की है, तब ये चीजें निकल कर आई हैं, और ये चीजें किताब में नहीं लिखी हैं, ये अनुभव से ही आएंगी। ठीक है, और इसलिए किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे भी बताया जा सकता है, लेकिन ये तब जब पहले आप किताब पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, तब ये दशा आएगी। एक सीरीज है, एक सीढ़ी है, उसी ढंग से चलना पड़ता है। ठीक है, तो आगे कहता है शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है, और स्वविवेक मीनिंग देयर बाय ये मनमानापन तो नहीं हो सकता, यानी उचित होगा तो प्रयोग करेगा, उचित नहीं होगा तो प्रयोग नहीं करेगा। और जब वे न्यायाधीश जो पुनरीक्षण न्यायालय पीठासीन है राय में समान रूप से विभाजित है, तब मामले का निपटारा धारा 433 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा, वही जैसे अपील का कर रहे थे। ठीक है ना, ये 433 वही बात कह रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं। आगे कहता है इस धारा के अधीन कोई आदेश जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तब तक न किया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो। आउडी अल्ट्रम पार्टम रूल जो है किसका, प्राकृतिक न्याय का, वो यहां इनकॉर्पोरेट किया गया है कि बिना दूसरे को सुने कोई निर्णय आप न करें, और इसीलिए जहां प्रक्रिया दी रहती है वहां नेचुरल जस्टिस लागू नहीं होगा, क्योंकि उसे लागू करने की कोई जरूरत बचती ही नहीं, उसे वहीं लागू किया जाता है जहां प्रक्रिया नहीं होती। प्रक्रिया नहीं होती मीनिंग देयर बाय प्रक्रिया को अधिनियमित विधि के तौर पर अधिनियमित या बनाया नहीं गया होता है, जैसा क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज यानी ट्रिब्यूनल्स के मामले में होता है। उन मामलों में भी कई बार प्रक्रिया दे दी जाती है, तब वो प्रक्रिया जो उनके संचालन के लिए दी गई है उसी का उपयोग होगा, नेचुरल जस्टिस का नहीं होगा। ये तभी केवल उपयोग होगा जब प्रक्रिया न दी गई हो, क्योंकि यहां प्रक्रिया दे दी रिवीजन सुनने की, इसलिए नो नेचुरल जस्टिस, इसलिए ढंग का कोई तर्क आप नहीं देंगे दंड न्यायालय के समक्ष। अक्सर लोग वहां देते हैं, इसलिए हम अभिव्यक्त रूप से ये बात कह रहे हैं। अब दंड न्यायालय के समक्ष खड़े हैं तो सीआरपीसी लागू होगी, नो नेचुरल जस्टिस। बड़े बड़े शब्दों के भ्रम में मत पड़िए। आप अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए कभी तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, कभी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग शुरू कर देते हैं, और वो आपकी मूर्खता और भी प्रचंड ढंग से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप कहना शुरू कर देते हैं कि संविधान में क्या ऐसा प्रोवाइड है, और बात आप सामान्य ठीक है बात की कर रहे होते हैं, तो संविधान का नाम लेते ही आपकी मूर्खता सर्टिफिकेट के तौर पर दिखाई देने लगती है, क्योंकि मूल विधि है, उसका कोई जीवन के दैनंदिन व्यवहार से उसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है ना, तो बड़े शब्दों का कोई प्रयोग नहीं। उसने कहा अभियुक्त या अन्य व्यक्ति, ये अन्य व्यक्ति शब्द इसलिए क्योंकि आपसे कहा था प्रोसीडिंग के अंतर्गत सिर्फ दंड न्यायालय के समक्ष चलने वाले विचारण यही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध चलेंगे, अर्थात वे अभियुक्त नहीं होंगे, जैसे भरण पोषण की कार्यवाही,
133 की कार्यवाही, प्रतिभूति मांगे जाने की कार्यवाही, उनमें अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आदेश हुआ तो वो अभियुक्त की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसीलिए यहां अन्य व्यक्ति का भी प्रयोग हुआ है कि अगर रिवीजन अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाला है, यानी अगर रिवीजन में कोई आदेश होता है, अन्य व्यक्ति उस आदेश के कारण व्यथित अनुभव कर सकता है, पीड़ित अनुभव कर सकता है, और अभियुक्त है तो इस व्यक्ति को सुने बिना कोई रिवीजन नहीं किया जाएगा, कोई रिवीजन यानी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। सबसेक्शन 3 कहता है इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी, क्योंकि अपीलेट कोर्ट की ताकत दे दी। इसलिए इस बात को स्पेसिफिकली लिखना जरूरी हो गया, क्योंकि अपीलेट कोर्ट की ताकतों में दोष सिद्धि से अपील, दोष मुक्ति से अपील, दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील, तीनों सुनने की ताकत है, और तीनों में जो उसे ताकतें हैं वे अपील न्यायालय की ही ताकत है, और दोष मुक्ति के आदेश को दोष सिद्धि में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो विधायी मंशा विफल हो जाती है, क्योंकि विधायी मंशा क्या है कि दोष मुक्ति के विरुद्ध स्पेसिफिकली अपील आनी चाहिए, और अगर नहीं आई तो नहीं करेंगे। और इसीलिए दोष मुक्ति के विरुद्ध जो अपील है, सामान्यतः 2009 से पहले स्टेट को उसका हक दिया गया था। दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील कोई साधारण बात नहीं है। तो आपको अपील न्यायालय की शक्तियां हैं, सिर्फ इसीलिए आप रिवीजन सुनते समय किसी को दोष सिद्ध कर दें, दोष मुक्ति के आदेश से यह नहीं होगा, तो फिर अगर दोष सिद्ध होने लायक है और गलत दोष मुक्त किया गया है तो फिर होगा क्या? तो होगा ये कि आप पुनः विचारण के लिए आदेश दें, सिर्फ यही एक विकल्प आपके पास है एज ए रिविजनल कोर्ट, और कोई विकल्प नहीं। ठीक है। अगर गलत दोष मुक्त हो गया और रिवीजन में आप पा रहे हैं कि गलत दोष मुक्त हुआ है, तो आप खुद नहीं करेंगे, क्योंकि वो मामला ऐसा है जिसमें दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील लाया जाना स्वयं स्टेट ने उचित नहीं समझा, जबकि 378 में अपीलीय अधिकारिता में सेशन कोर्ट ने अगर कोई आदेश पारित किया उसकी भी अपील हो सकती थी उच्च न्यायालय में। ठीक है ना। वो नहीं पाया स्टेट ने समुचित। आप रिविजनल ताकत का उपयोग करके ऐसा नहीं करेंगे। इस दशा में केवल एक ताकत आपके पास होगी, रीट्रायल, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। आगे कहता है जहां इस संहिता के अधीन अपील हो सकती है और कोई अपील नहीं की जाती है, वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता था पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी। उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता था पुनरीक्षण की कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी। इसीलिए स्ट्रेंजर उसके खिलाफ अगर इंटरलोकेटरी हो गया तो अपील तो कर ही नहीं पाएगा फाइनल ऑर्डर की। भाई जो वहां इंटरलोकेटरी की मना की, इसीलिए मना की ना क्योंकि तुम्हें अपील मिलेगी, अगर यह रिवीजन फाइनल ऑर्डर से मिलेगा तुम खूब कर लेना। तब ये इंटरलोकेटरी गलत था सही था तय हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेंजर वो क्या करे, उसे तो अपील मिलेगी नहीं, उसे तो रिवीजन मिलेगा नहीं। इसलिए अगर उसके खिलाफ ऐसा इंटरलोकेटरी हुआ है जो उसे प्रभावित करेगा तो रिवीजन लाई करेगा। लेकिन अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें स्टैट्यूटरी ढंग से प्रोवाइड है कि अपील हो सकती है और वो व्यक्ति जिसे अपील का अधिकार है विधिक तौर पर वो रिवीजन ला रहा है तो रिवीजन ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि अपील बेहतर रेमेडी है। आप अपील लाइए। हां, उसी मामले में कोई अन्य व्यक्ति है वो उसे भी ठीक है अपील का अधिकार था, वो अपील ही लाया, रिवीजन नहीं लाया तो उसकी सुनी जाएगी। आपसे कहा जाएगा आप रिवीजन लाओ, वो अपील लाओ। लेकिन इस गलती के कारण आपको कोई दंडित किया जाए ऐसा नहीं होगा। दंडित किया जाए यानी आपकी पिटीशन रिवीजन की निरस्त कर दी जाए ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपकी इस रिवीजन की पिटीशन को अपील मानकर, अपील की अर्जी मानकर अपील की तरह दर्ज किए जाने का आदेश भी न्यायालय दे सकता है। आगे क्या कहता है देखें, सबसेक्शन 5 में यही बात कह रहा है कि जहां इस संहिता के अधीन अपील होती है,
किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है। अब आप कहेंगे यहां उच्च न्यायालय लिखा है, तो सेशन कोर्ट को वही ताकत है जो उच्च न्यायालय को है, तो यहां ऐसे भी पढ़ लेंगे कि उच्च न्यायालय की जगह सेशन न्यायालय लिखा है। ठीक है, और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होती। आपने जानबूझकर किया है तब नहीं, ठीक है, आपके मन में गलत विश्वास था कि इससे अपील नहीं होती, जबकि होती है इनफैक्ट। ठीक है, तब क्या होगा, और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। दोनों बातें होनी चाहिए, आपके मन में गलत विश्वास था और न्याय के हित में, यानी लिमिटेशन वगैरह निकल जाएगी। आपने खारिज कर दिया यहां, तो अब वो अपील मेमो लाए और कल ही लिमिटेशन का अंतिम दिन है, हो नहीं पाएगा। और न्याय के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, या अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से जस्टिफाइड लगता है कि कर दिया जाए, तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की अर्जी मान सकता है और उस पर तदनुसार कार्रवाई कर सकता है। तदनुसार कार्रवाई कर सकता है मीनिंग देयर बाय ये नहीं लिखा और स्वयं सुन सकता है। मानो अपील सेशन कोर्ट में आ रही है तो तदनुसार कार्रवाई कर सकता है, यानी अपील की अर्जी मान लेगा और सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि तदनुसार कार्रवाई कर सकेगा, ये शब्द इसीलिए लिखा। तो ये उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां, जब वे पुनरीक्षण का निर्णय कर लें कि करेंगे। ठीक है, अगला सेक्शन कोई कठिन बात ही नहीं। देखें, कहता है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति। ठीक है, उच्च न्यायालय को जो पुनरीक्षण दाखिल किए गए वे अन्य को ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो अन्य को ट्रांसफर कर दिया अपने पास मंगा सकते हैं, सामान्य बात है। क्या कहता है, देखें, जब कभी एक ही विचारण में दो सिद्ध एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं और उसी विचारण में दो सिद्ध कोई अन्य व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को करता है। एक मामले में 10 लोग थे, 2 चले गए हाई कोर्ट, 8 आ गए सेशन कोर्ट, क्योंकि दोनों को समान शक्तियां हैं। ठीक है, या 8 आ गए वहां, 2 आ गए यहां। ठीक है, तो क्या कर सकता, दोनों विकल्प उच्च न्यायालय के पास खुले हैं, चाहे सब अपने पास मंगा ले चाहे सब यहां भेज दें, यही ठीक भी है। ठीक है, और उसी विचार में कोई अन्य व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को करता है, तब उच्च न्यायालय पक्षकारों की सुविधा क्या ठीक रहेगा, निरंकुश ढंग से नहीं, पक्षकारों की सुविधा और अंतर्गत प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, खाली पक्षकारों की सुविधा ध्यान में नहीं रखी जाएगी। जो अंतर्ग्रस्त प्रश्न है वे बहुत महत्व के हैं, तब तो स्वयं डिसाइड करेंगे, और सामान्य महत्व के हैं तो नीचे डिसाइड करवा देंगे। अंतर्ग्रस्त प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय करेगा कि उन दोनों में से कौन सा न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदनों को अंतिम रूप से निपटाएगा। और जब उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि पुनरीक्षण के लिए सभी आवेदन उसी के द्वारा निपटाए जाने चाहिए, तब उच्च न्यायालय यह निर्देश देगा कि सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित पुनरीक्षण के लिए आवेदन उसे अंतरित कर दिए जाए। और जहां उच्च न्यायालय यह भी निश्चित करता है कि पुनरीक्षण के आवेदन उसके द्वारा निपटाए जाने आवश्यक नहीं है, वहां वह यह निर्देश देगा कि उसे किए गए पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अंतरित किए जाएं। तो ये कोई खास बात नहीं, सामान्य बात है। आगे क्या कहता है, जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाता है, तब वह न्यायालय उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष सम्यक्तः किया गया आवेदन है। यानी सेशन कोर्ट से जब वहां पहुंचेगा तो ऐसे मान के चलेगा मानो उसी के समक्ष किया गया था, ऐसे निपटाएगा। ठीक है, यानी बेल वेल अगर देनी होगी या अतिरिक्त साक्ष्य लेना होगा या फिर क्षमादान करना होगा तो सारे काम करेगा। अच्छा, जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया जाता है, तब वह न्यायाधीश उसे इस प्रकार निपटाएगा कि मानो वह उसके समक्ष सम्यक्ता किया गया निवेदन है, विस्वरता है, कोई कठिनाई तो है नहीं। ठीक है, आगे कहता है, जहां पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया जाता है, वहां उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की प्रेरणा पर जिनके पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए हैं, पुनरीक्षण के लिए कोई और आवेदन उच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय में नहीं होगा। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, तो लिख दिया।
कि ट्रांसफर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को कर दिया, सेशन कोर्ट ने निपटाए, अब तुम फिर पहुंच जाओ उच्च न्यायालय। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सामान्य बात है, ठीक है। आपका इसके बाद 2 सेक्शन बचे हैं, खत्म ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। कहता पक्षकारों को सुनने का विकल्प, कहता है इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, जैसे वहां अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति या अभियुक्त प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाला है तो उसे सुने बिना कोई आदेश नहीं होगा, जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित उसके सिवाय, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने रिवीजन फाइल किया है उसे सुनना जरूरी नहीं है। बाकी से सुनना जरूरी बताया, जिसके खिलाफ आदेश हो सकता है, जो प्रभावित हो सकता है, उसे सुनना जरूरी है। इसीलिए आप कोर्ट्स में जब रिवीजन फाइल करते हैं, आप बहुत दिन तक नहीं जाते, वो कहते कुछ नहीं, मत सुनाओ तुम, हम ऐसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे, मत सुनाओ तो। देखना तो हमें है कि लीगल गलती है या नहीं। आप यही तो बताओगे हमें कि लीगल गलती यहां पे है, लीगल गलती तो हम भी पकड़ लेंगे और माना ये जाएगा न्यायालय को, कानून पता है, लेकिन उसे जरूर सुनेंगे आप। तो इसीलिए उसने कहा कि जैसा कि इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय जो न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष स्वयं या अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है। किंतु यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी पक्षकार को स्वयं या उसके अधिवक्ता द्वारा सुन सकेगा। ठीक समझता है, ठीक समझता मीनिंग देर भाई आप राजा नहीं हो गए। अगर ठीक न समझने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है तो आपको ठीक ही समझना चाहिए कि उन्हें सुने, क्योंकि सबको सुन के करेंगे तो आप बुराई क्या है इसमें। लेकिन अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय अगर आप सुना ही नहीं रहे तो फिर आपके कारण लंबित नहीं रखा जाएगा। हाँ, अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसे तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि वहां विधायिका की मंशा है कि उस व्यक्ति को जरूर सुना जाए, क्योंकि उसके साथ अन्याय हो जाने की संभावना बनी हुई है, ठीक है। तो यह रहेगा। और यह भी समझने में हमें बड़ी दिक्कत होती थी कि आखिर इन शब्दों का क्या अर्थ है, कि जैसा कि अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय किन्हें सुनना जरूरी है और किन्हें सुनना जरूरी नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको बताया गया। आगे कहता है उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। अगर रिवीजन वही हुआ है तो सर्टिफाइड, जैसे अपील में पारित आदेश आता था वैसे ही यह आएगा। कहता है जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश द्वारा कोई मामला इस अध्याय के अधीन पुनरीक्षित किया जाता है तो वह धारा 429 द्वारा उपबंधित रीति से वैसे ही, ठीक है। जैसे रेफरेंस जब जाता था तो प्रमाणित करके भेजा जाता था उच्च न्यायालय का आदेश, वैसे ही प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेज देंगे, ठीक है। उपबंधित रीति से अपना विनिश्चय आदेश प्रमाणित करके उच्च न्यायालय को भेजेगा। रेफरेंस तो अपील इस समय प्रमाणित करके भेजते थे ना, उनका जो उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार होता था वो प्रमाणित करके भेजता था। लिखा है 429, देख लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। जिसके द्वारा उस न्यायालय को भेजेगा, जिसके द्वारा, जिसके शब्द किसके लिए आया, उस न्यायालय के लिए जिसका आदेश पुनरीक्षित हुआ है। तो जो पुनरीक्षित आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग ये न्यायालय ये काम करेगा। जिसके द्वारा पुनरीक्षित निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था और तब वह न्यायालय, यानी जिसके आदेश से पुनरीक्षण हुआ था वो न्यायालय, जिसे विनिश्चय या आदेश ऐसे प्रमाणित करके भेजा गया है, ऐसे आदेश करेगा जो ऐसे प्रमाणित विनिश्चय के अनुरूप हैं और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तदनुसार संशोधन कर सकेगा। ये शब्द आपको जब अपील न्यायालय के द्वारा आदेश प्रमाणित करके भेजा गया था नीचे, तब वो जो कार्यवाही करेगा उसे समझाते हुए इन शब्दों के अर्थ खूब बताए गए थे। ये रिवीजन खत्म हो गया। अब ट्रांसफर ऑफ द क्रिमिनल केस है, ठीक है। तो उसे हम लोग सोमवार को शुरू करेंगे।